नमस्कार। विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मैं प्राध्यापक पी.वी. कोट में हिंदी विभाग प्रमुख, मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित केटीचम महाविद्यालय नासिक हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। यह सन 2020-21 शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। मूलतः यह वर्ष थोड़े विलंब से प्रारंभ हो रहा है और आप लोग जानते हैं कि इस विलंब का कारण या विलंब के पीछे कौन सी स्थितियां हैं। कोरोना महामारी के कारण आज हमारा यह शैक्षणिक वर्ष विलंब से या देरी से प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष हम सबको ऑनलाइन पद्धति से एक दूसरे से संपर्क, वार्तालाप, लेन देन आदि गतिविधियां यहाँ पूर्ण करनी पड़ रही हैं। इन गतिविधियों में सबसे मुख्य है अध्यापन यानी टीचिंग एंड लर्निंग जिसे कहा जाता है, वह अध्यापन। उस अध्यापन के लिए केटीचम महाविद्यालय नासिक एवं महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर वी गायकवाड़ सर, इनकी प्रेरणा से सभी प्राध्यापकों ने यहाँ ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों तक जो पाठ्यक्रम के विषय हैं, उनका अध्यापन है, वह पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। आप लोग केटीचम महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाओगे तो दिखाई देगा कि कई विषयों के जो वीडियो हैं, गूगल क्लासरूम है, इन सब की जानकारी वहाँ उपलब्ध है। जैसे आप लोगों को ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में, प्रवेश के संदर्भ में जानकारी दिखाई देती है, उसी के साथ अध्यापन की भी जानकारी यहाँ उपलब्ध है। आप लोग जिस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं, अध्यापन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह सब जानकारी केटीचम के इस साइट पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए थोड़ी अलग प्रणाली का तुम लोगों को आगे चलकर प्रयोग करना है। इसी के साथ अन्य माध्यमों से भी या अपने अपने विषयों की जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध हो रही है। पिछले सत्र में या द्वितीय वर्ष बीए में आप लोगों ने अनुभव किया कि गूगल क्लासरूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से विद्यार्थियों को जो पाठ्यक्रम बाकी था या जिसका अध्यापन बाकी था, उसका अध्यापन पूर्ण करने का कार्य हुआ। इस शैक्षणिक वर्ष में आप लोग द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रविष्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैं हिंदी विभाग की ओर से, महाविद्यालय की ओर से आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको ये जो आने वाला नया वर्ष है, वो बड़े हंसी खुशी के साथ
हर्ष के साथ, आनंद के साथ बीतने वाला हो या बीते, यह मंगल कामनाएं भी रखता हूँ। आप लोग TY BA में प्रविष्ट हो चुके हैं। आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम यहाँ 2013 पैटर्न का है। इस पैटर्न में 80-20 या 20 और 80 अंकों की परीक्षाएं हैं और इस प्रणाली का, इस पद्धति का या इस पैटर्न का अध्ययन आप लोगों ने FY से किया है। FY SY में आप लोगों ने इसी प्रकार अध्ययन कर यहाँ उच्च अंक प्राप्त किए हैं। कुछ विद्यार्थी अव्वल आए हैं, उन सब का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, उनके प्रति बधाई देता हूँ। जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं उनको भी बधाई, और जो अपने मेहनत से, अपने प्रयास से भी यहाँ जो कुछ हासिल कर चुके हैं उनका भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ। और आप यहाँ तृतीय वर्ष में प्रविष्ट हो चुके हैं। तृतीय वर्ष में तुम लोगों को यहाँ स्पेशल के 2 पेपर, उसी स्पेशल का एक सामान्य या जनरल का पेपर, अन्य 2 जनरल के पेपर तथा कंपलसरी इंग्लिश का अध्ययन करना है। ये तो तुम लोग जानते हैं, इससे परिचित हो चुके हैं कि किन किन विषयों का अध्ययन करना है। और इस नए वर्ष में जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का परिचय यहाँ महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, हिंदी विभाग के माध्यम से भी मिल जाएगा। और आप लोग आगे जाकर यहाँ सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जाकर यहाँ सिलेबस पर क्लिक करके 2013 पैटर्न का जो पाठ्यक्रम है तृतीय वर्ष BA का, वह प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषय का पाठ्यक्रम, सभी विषयों का पाठ्यक्रम वह उपलब्ध है। तो उस पद्धति से भी आप लोग पाठ्यक्रम से परिचित हो सकते हैं। उसी के साथ यहाँ जो अध्यापन अपना प्रारंभ होना है या करना है, उस अध्यापन में सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम का ही परिचय कर लेना है, जिससे आगे चलकर हमें दिशा मिल जाएगी, हमें किस तरह आगे बढ़ना है वह यहाँ सूचित हो जाएगा, उसकी जानकारी हो जाएगी। इस दृष्टि से यह परिचय कर लेना ज़रूरी है। तो आज हम हिंदी के जो विषय हैं उनके बारे में पहले समझ लेंगे कि हिंदी के लिए TY में S3 और S4 ये 2 स्पेशल के या हिंदी विशेष के पेपर अध्ययन के लिए हैं। और तीसरा जो पेपर है हिंदी जनरल का, वह G3 के माध्यम से तुम लोगों को अध्ययन करना है या उसका परिचय प्राप्त करना है। G3 में 2 विकल्प हैं, एक सामान्य हिंदी साहित्यिक और दूसरा सामान्य हिंदी प्रयोजनमूलक। जिन विद्यार्थियों ने FY से लेकर अब तक प्रयोजनमूलक हिंदी के माध्यम से अध्ययन किया है वह प्रयोजनमूलक हिंदी का चयन करेंगे। जो विद्यार्थी साहित्यिक हिंदी के माध्यम से SY तक अध्ययन कर चुके हैं वो TY में साहित्यिक हिंदी के माध्यम से यहाँ अध्ययन करेंगे और उसी प्रकार का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम से परिचित होंगे। इस अपेक्षा से हमें इन 3 विषयों का परिचय यहाँ इस तरह रख कर आगे बढ़ना है। तो इसमें मैं प्राध्यापक PV कोट में हिंदी विभाग प्रमुख, मुझे TY में या आप लोगों के सामने जिस विषय को लेकर आना है वह तुम लोगों के सामने उपस्थित है या दिखाई देता है कि पेपर हिंदी विशेष 4 यानी तृतीय वर्ष BA के लिए जो पेपर है हिंदी विशेष पेपर 4 यानी S4, उस पेपर का जो विषय है या जिस विषय का हमें अध्ययन करना है उसका नाम है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र यह विषय हमारे भारतीय साहित्य में बड़ा चर्चित विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है
उस विषय का तुम लोगों को इस वर्ष अध्ययन करना है। तो इसके अध्ययन के लिए यहाँ हमें प्राचीन काल से लेकर आज तक जिन विद्वानों ने, जिन आचार्यों ने यहाँ जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो मत व्यक्त रखे हैं, उन्हीं के माध्यम से जो ग्रंथ निर्माण हुए हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से, उनके सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय काव्यशास्त्र को मूलतः या मुख्यतः भारतीय काव्यशास्त्र को हमें समझना है। तो जो भारतीय जो काव्यशास्त्र है, ये प्राचीन ज्ञान शाखा है, यानी काव्य की या काव्यशास्त्र की एक प्राचीन ज्ञान शाखा है। इसमें असीम ज्ञान भरा हुआ है। इसका हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें असीम, जिसकी सीमा नहीं, इतना ज्ञान हमें इस विषय के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। यानी संसार का बहुत सारा ज्ञान हमें काव्यशास्त्र के माध्यम से प्राप्त होता है। तो उस दृष्टि से हमारे लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो शास्त्र है उसकी एक सुदीर्घ परंपरा है, यानी काव्यशास्त्र की एक दीर्घ परंपरा है, प्राचीन काल से वह चलाया है। तो उसका जो आरंभ है आचार्य भरत मुनि के माध्यम से यहाँ माना जाता है। तो उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र ग्रंथ के माध्यम से यहाँ जो काव्यशास्त्र का प्रथम ग्रंथ है वह देने का प्रयास किया है, दिया है। जैसे पाश्चात्य साहित्य में या अंग्रेजी साहित्य में अरस्तु का या एरिस्टोटल का पोएटिक्स ये प्राचीन ग्रंथ या प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ हमारे भारतीय काव्यशास्त्र में जो प्राचीन या प्रथम ग्रंथ है वह नाट्यशास्त्र है। तो इन ग्रंथों से यहाँ शास्त्र का या काव्यशास्त्र का आरंभ होता है। पाश्चात्य साहित्य में पोएटिक्स इस ग्रंथ के माध्यम से यहाँ काव्यशास्त्र का आरंभ होता है। इन ग्रंथों के माध्यम से काव्य की परख, काव्य का मूल्यांकन करने की जो संपूर्ण या विशाल क्षमता है वह यहाँ प्राप्त होती है। काव्य का जो मुख्य उद्देश्य है कि वह काव्य जो तत्व हैं उन तत्वों का विवेचन करना, उसी प्रकार उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप का विवेचन करना, और उसी के साथ यहाँ भारतीय काव्यशास्त्र में तर्कनिष्ठ, सुसंगठित एवं समृद्ध जो परंपरा है उसका अध्ययन करना। उस दृष्टि से ये जो काव्यशास्त्र विषय है यहाँ तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसी के माध्यम से वह अथाह जो शास्त्र का ज्ञान है, काव्यशास्त्र ज्ञान है, वह प्राप्त करेंगे। तो उस दृष्टि से हमें काव्यशास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के लिए हमें सबसे पहले उसके जो उद्देश्य हैं, यानी जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, पाठ्यक्रम के विषय निर्धारित किए गए हैं, उन विषयों का परिचय प्राप्त करना है। यहाँ सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल ने जो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय जो प्रयोजन रखे थे, जो अपेक्षा रखी थी, जिस उद्देश्य से उसे बनाया था, उस उद्देश्य को पहले हमें समझ लेना है कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या मिलने वाला है, क्या हासिल करने वाले हैं, कौन सा ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, वह उद्देश्य के माध्यम से हमें यह समझना है। तो यहाँ पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं तुम लोगों के सामने हैं कि हम इस पाठ्यक्रम के माध्यम से कौन सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस प्रथम सत्र के लिए कौन सा जो पाठ्यक्रम है उसका हमें अध्ययन करना है। द्वितीय सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन हमें किस उद्देश्य से करना है, किस प्रयोजन से करना है, यह हम यहाँ समझ जाते हैं। हमें इसका परिचय होता है, तो उस परिचय के लिए यहाँ एक एक करके हमें ये उद्देश्य समझ लेने हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है? छात्रों को काव्य या साहित्य की परिभाषाओं द्वारा काव्य के स्वरूप के साथ काव्य हेतु तथा काव्य के प्रयोजनों का ज्ञान कराना। यानी काव्य के लिए अनेक परिभाषा दी गई हैं, अनेक व्याख्याएं दी गई हैं, उन व्याख्याओं का परिचय प्राप्त करना है। उन्हीं के साथ काव्य के जो हेतु हैं या कारण हैं वह काव्य के हेतु और कारण समझने हैं। उसके बाद काव्य के प्रयोजन या काव्य के उद्देश्य यह समझाना है। इस उद्देश्य से यह भाग, यह विषय अध्ययन के लिए। दूसरा जो उद्देश्य है, छात्रों को काव्य के तत्व, काव्य के भेद
तथा शब्द शक्ति का ज्ञान कराना। यानी काव्य निर्माण के लिए तत्वों की जरूरत होती है। काव्य निर्माण के लिए यह जो विशिष्ट आधार हैं उसकी ज़रूरत होती है, अंगों की ज़रूरत होती है। तो तत्वों के माध्यम से उसका अध्ययन करना है। उसके बाद जो काव्य निर्माण होता है उस काव्य निर्माण के यहाँ जो भेद हैं, प्रकार हैं, वो सामने आते हैं। उन प्रकारों का भी हमें यहाँ परिचय प्राप्त करना है। किन किन प्रकारों में काव्य लिखा जाता है या काव्य ग्रंथ सामने आते हैं, तो उन्हें हम भेदों के माध्यम से यहाँ रखते हैं। उसके बाद अगला जो परिचय प्राप्त करना है, शब्द शक्ति, यानी शब्द और अर्थ का क्या संबंध होता है या किसी शब्द में कितनी अर्थ की क्षमता होती है, क्षमता के आधार पर उसे शक्ति कहते हैं। तो यह जो शब्द है, जैसे कहा जाता है मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, जैसे बंदूक से निकले हुए जो गोली है या धनुष से निकला हुआ बाण है वो वापस नहीं आता, उसी प्रकार मुंह से निकला हुआ जो शब्द है, मुख से निकला हुआ शब्द वो वापस नहीं आता और वही उसी प्रकार अर्थ देता है, उसी प्रकार वो असर करता है। ऐसा जो शब्द है उसका एक अर्थ होता है, अर्थ यानी एक शक्ति होती है और वह सामने वाले पर, सुनने वाले पर असर करती है। उस शब्द शक्ति का परिचय यहाँ काव्य शास्त्र के माध्यम से हमें करना है। उसके बाद तीसरा जो उद्देश्य है, छात्रों को अलंकार, छंदों के स्वरूप के साथ उनका सोदाहरण परिचय करना है। यानी काव्य के लिए यहाँ अलंकारों की जरूरत होती है। जैसे किसी सुंदर स्त्री के लिए यहाँ जो आभूषण हैं वह और उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, तो वह सुंदरता बढ़ाने वाले आभूषण, अलंकार साहित्य के लिए या काव्य रचना के लिए या अन्य रचना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऐसे अलंकारों का परिचय प्राप्त करना है। उसी प्रकार काव्य एक विशिष्ट नियम से निर्माण होता है, नियम से लिखे जाते हैं, तो उसके जो नियम हैं उसके लिए छंदों की जरूरत होती है। विशिष्ट छंद में विशिष्ट प्रकार के भाव या विचार रखे जाते हैं, तो उन छंदों के स्वरूप को, उनके उदाहरणों को एक एक करके, छंदों के जो भेद है, अलंकारों के जो भेद हैं, उन भेदों के माध्यम से कितने प्रकार के अलंकार हैं, कितने प्रकार के छंद या भेद हैं, उनका परिचय हमें सोदाहरण यहाँ कर लेना है। उसके बाद 4 जो क्रम हैं वह है छात्रों को गद्य भेदों के साथ नाटक, एकांकी और निबंध के स्वरूप एवं तत्वों की जानकारी यहाँ देना है। यानी गद्य के भेद जानते हैं, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, रेखा चित्र है, यह क्या है, गद्य के भेद है। लेकिन इसी तरह नाटक भी गद्य की तरह लिखे जाते हैं, तो उन भेदों का भी परिचय विद्यार्थियों को नाटक, एकांकी, आजकल दूरदर्शन नाटक बहुत यहाँ महत्वपूर्ण है। यहाँ दूरदर्शन नाटक के माध्यम से बहुत से दर्शक जुड़ जाते हैं, रेडियो नाटक के माध्यम से जुड़ जाते हैं, वो तो आप लोग जानते हैं। तो उसका भी परिचय यहाँ हमें प्राप्त करना है। उसके बाद छात्रों को रस का स्वरूप, रस के अंगों एवं भेदों का परिचय देना है। यानी काव्य के लिए रस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आनंद देते हैं। जैसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है, यानी ब्रह्मानंद जो देते हैं, ऐसे रसों का परिचय प्राप्त करना है, उनका क्या स्वरूप है उसका परिचय प्राप्त करना है, रस के अंगों का परिचय प्राप्त करना है। उसी के साथ रस के जो भेद हैं, जैसे तुम लोग जानते हैं रस 9 प्रकार के होते हैं, आज 11 प्रकार के रस माने जाते हैं। तो वह जो रस हैं उन रसों का परिचय, यानी रसों के जो भेद है या प्रकार हैं उनका अध्ययन या विद्यार्थियों को करना है या उनसे वो परिचित हो जाते हैं। अगला विषय है 6वां, छात्रों को आलोचना का स्वरूप, आलोचना का स्वरूप, आलोचना की उपयोगिता यह पहले समझ लेना है। यानी जो साहित्य निर्माण होता है उसकी आलोचना की जाती है, उसकी चिकित्सा की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है। यानी जो कुछ ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ के बारे में या विचार व्यक्त करने के लिए जो काव्य शास्त्र के ज्ञाता हैं, काव्य शास्त्र जिन्होंने अध्ययन किया है, ऐसा व्यक्ति ही या आलोचना कर सकता है, ऐसा व्यक्ति ही या उस रचना पर बोल सकता है, लिख सकता है। तो ऐसे लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता
क्षमता या काव्य शास्त्र के माध्यम से या विद्यार्थियों को मिल जाती हैं और कोई भी ग्रंथ, कोई भी रचना वो पढ़कर उसकी वह समीक्षा कर सकते हैं, उसकी वह आलोचना कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से आलोचना का स्वरूप, आलोचना की उपयोगिता या अध्ययन के लिए है। और ऐसे व्यक्ति को आलोचक बनने के लिए किन गुणों की ज़रूरत होती है, ऐसे गुणों से भी परिचित कराना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। इस प्रकार तो लोग समझ गए कि इन 6 उद्देश्यों के माध्यम से इस काव्यशास्त्र विषय का 1 वर्ष भर हमें अध्ययन करना है। प्रथम सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें कुछ विषयों का प्रथम सत्र में अध्ययन करना है और बाकी या अन्य विषयों का अध्ययन द्वितीय सत्र में करना है, या जिसे हम सेकंड टर्म कहते हैं, उस टर्म में करना है। तो उस दृष्टि से यहाँ प्रथम सत्र में या फर्स्ट टर्म में जो पाठ्यक्रम हमें देखना है, उसका परिचय भी तुम लोगों के सामने है। उसमें सबसे पहले हमें काव्य या साहित्य का अर्थ समझना है, काव्य का या साहित्य का स्वरूप समझना है, काव्य के लिए संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषाएं समझना है। उसके बाद काव्य के हेतु या कारण, इनका अध्ययन करना है। अगला विषय है काव्य के प्रयोजन या काव्य के उद्देश्य, इन्हें समझना है। तो इनके माध्यम से हम यह अध्ययन करेंगे कि काव्य लिखने के पीछे क्या हेतु होते हैं, काव्य कवि क्यों लिखता है, क्या कारण होते हैं। इस तरह काव्य लिखने के जो हेतु या प्रयोजन हैं, उन प्रयोजनों को भी विद्यार्थी यहाँ समझ जाएंगे। इस अध्ययन से उन्हें इन विषयों की जानकारी होगी। अगला विषय है काव्य के तत्व। हमें अगले विषय के माध्यम से काव्य के जो तत्व हैं, उन तत्वों का अध्ययन करना है। हमारे अध्ययन के लिए जो तत्व हैं वह है भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। इन 4 तत्वों का अध्ययन करना है। इसके बाद हमें जो अध्ययन करना है वह है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के बारे में इसके पूर्व ही मैंने बता दिया कि शब्द और अर्थ की काव्य के लिए कितनी ज़रूरत होती है। तो ऐसे जो शब्द शक्ति है वह 3 माध्यम से है, या तो उसके 3 भेद हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं। पहली है अभिधा, दूसरी है लक्षणा, तीसरी है व्यंजना। इन शब्द शक्तियों का सामान्य परिचय, यानी इन भेदों के माध्यम से उनका सामान्य परिचय हमें यहाँ प्राप्त करना है। इस तरह काव्य के लिए शब्द शक्तियों की या साहित्य के लिए शब्द शक्तियों की जो आवश्यकता होती है, उन शब्द शक्तियों का परिचय हमें इन आधारों पर करना है, उनका सामान्य परिचय प्राप्त करना है। उसके बाद है अगला विषय काव्य के भेद या प्रकार। जो काव्य या साहित्य निर्माण होता है, तो प्रथम सत्र में हमें काव्य या पद्य का अध्ययन करना है। पद्य के भेदों का या काव्य भेदों का अध्ययन करना है। तो उसमें काव्य के निम्नलिखित भेद है, उन भेदों का अध्ययन हमारे लिए है। पहले है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के भी 2 भेद हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। जो विशाल रूप में लिखा जाता है या बृहत जिसे कहते हैं, वह महाकाव्य, और जो जीवन के किसी अंश को लेकर, किसी खंड को लेकर या किसी अवस्था को लेकर लिखा जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। तो ऐसे महाकाव्य और खंड काव्य का अध्ययन करना है। उसके बाद यहाँ जो काव्य का अगला भेद है वह है मुक्तक काव्य, अर्थात स्वच्छंद होकर यहाँ जो काव्य लिखा जाता है, जिस पर छंद के बंधन नहीं है, अलंकारों के बंधन नहीं है, ऐसा यहाँ स्वच्छंद होकर जो काव्य का निर्माण होता है, उस काव्य निर्माण को या उस काव्य को मुक्तक काव्य कहते हैं। उस मुक्तक काव्य को समझना है, उसका परिचय प्राप्त करना है। उसके बाद है गीति काव्य। जो संगीत और लयबद्ध होता है, वह काव्य गीति काव्य कहलाता है। तो ऐसे गीति काव्य का परिचय यहाँ प्राप्त करना है। तो गीति काव्य एक भेद हमारे अध्ययन के लिए है। उसके बाद जो इस प्रथम सत्र का या प्रथम
सत्र में जो अंतिम विषय है अध्ययन के लिए वह है अलंकार। अलंकार के बारे में पहले मैंने कहा कि अलंकारों की ज़रूरत क्या होती है, क्यों होती है, या उनका काव्य में या साहित्य में क्या महत्व है, यानी मुख्यतः काव्य में क्या महत्व है उसे हमें समझना है। पहले अलंकार का स्वरूप समझना है, फिर काव्य में अलंकार का जो महत्व है उस महत्व को समझना है, और इसी प्रकार अलंकारों के कई भेद होते हैं, तो उनमें निम्नलिखित अलंकारों का सोदाहरण परिचय प्राप्त करना है। उसमें अलंकारों के दो भेद हैं, शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार के जो अलंकार हमारे लिए हैं या अध्ययन के लिए हैं वह है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, यानी 4 शब्द अलंकारों का परिचय हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ शब्द अलंकारों के साथ अगला जो विषय है वह है अर्थालंकार। उसमें उपमा, दृष्टांत, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और भ्रांतिमान, यानी 6 अलंकारों का अध्ययन करना है। 6 अर्थ अलंकारों का अध्ययन यहाँ करना है। इस प्रकार आप लोग ये जो प्रथम सत्र के लिए विशेष 4 या S4 इस पेपर का जो शीर्षक है काव्यशास्त्र, उसका ये पाठ्यक्रम यहाँ एक एक करके समझ गए, और इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जो अध्ययन करना है वह तुम लोगों के सामने है कि इसके अंतर्गत काव्य विषयक धारणाएं, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजनों का महत्व, काव्य सर्जना के लिए भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली तत्व प्रमुख अंग होते हैं। शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द ब्रह्म है, उसकी जो आवश्यकता है उसे समझना है। प्रत्येक सार्थक शब्द अपने आप में एक शक्ति धारण करता है जिससे अर्थ की प्रतीति होती है। काव्य में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ मानी गई हैं। काव्य सर्जन महाकाव्य, खंडकाव्य, गीति काव्य आदि रूपों में होता है। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत विविध काव्य भेदों के सिद्धांत निरूपित यहाँ किए गए हैं। काव्य भेदों के समान ही गद्य के भी भेद होते हैं, उन्हें हमें अगले सत्र में समझना है। इसी के साथ यहाँ अंत में जो अलंकार हैं या काव्य के लिए जो अलंकारों की जरूरत होती है उन्हें समझना है। इस तरह अलंकार काव्य सौंदर्य के उत्पादक होते हैं, यानी काव्य सौंदर्य का जो निर्माण है वह निर्माण करने का कार्य यह अलंकार करते हैं, उनका भी परिचय हमें प्राप्त करना है। तो इस प्रकार यहाँ हम पाठ्यक्रम का उद्देश्य, पाठ्यक्रम इससे हम परिचित हो चुके हैं। तो यह पाठ्यक्रम यहाँ तुम लोगों के सामने है। तो ये जो परिचय है यह अच्छी तरह से तुम लोगों को हो गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों ने बड़ी शांति से इसे समझ लिया है, मनन कर लिया है, और इस मनन के साथ आप लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ इस पाठ्यक्रम को याद रख कर हमें एक एक करके आगे इन विषयों का अध्यापन करना है। पहले हम यहाँ एक एक विषय के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे, आप लोगों को एक एक विषय अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे, और उस माध्यम से आप लोगों को इन विषयों का जो ज्ञान है वो ग्रहण करना है। तो यहाँ प्रथम सत्र में ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में हम किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे यह मैंने यहाँ आप लोगों के सामने रख दिया है। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसे प्राप्त किया है। इन बातों के साथ मैं यह मानता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से आगे लेकर बढ़ेंगे। आगे चलकर जो आपका अध्यापन के प्रति उत्साह है वो और बढ़ जाएगा। इस अपेक्षा के साथ मैं यहाँ रुक जाता हूँ। धन्यवाद।